चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ वो कौन सा चैप्टर है? म्यूचुअल फंड। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए। एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई, एक बार बताओ जरा। तो म्यूचुअल फंड एक फंड है जो स्टैब्लिश्ड है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जिसका काम है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए स्कीम लॉन्च करते हैं। स्कीम के अंदर यूनिट्स को बेचते हैं। यूनिट्स बेच के जो पैसा आता है उससे वो अपना कॉर्पस बनाते हैं। उस कॉर्पस को इन्वेस्ट कर देते हैं सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटीज, सिल्वर, सिल्वर से रिलेटेड सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट एसेट्स एंड सच अदर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी। ये तो याद ही हो गया होगा तुम लोग को, है ना। तो म्यूचुअल फंड के अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, है ना। आपको याद रखिएगा, अभी तक तो ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। सिक्योरिटी लॉ के जब भी एग्जाम हुए हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और वो म्यूचुअल फंड से ही आता है। तो ये लगभग लिग्ड है। लगभग ये क्या है? लिग्ड है। हाँ, अगर तुम भयंकर पापी निकले तो हो सकता है कि इस बार की क्वेश्चन पेपर में ऐसा ना हो, लेकिन आज तक ये होता हुआ आया है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मैंडेटरी जैसा ही दिखा है आज तक। 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, इवन 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन इन्होंने म्यूचुअल फंड से किसका पूछा है? प्रैक्टिकल पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, अब टारगेट सीधा क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही टारगेट है। तो चलिए शुरू करें फिर, चलो। और ये लगभग लीड है, क्वेश्चन नंबर 1 यही लगभग होने वाला है। बताओ कहां से पढ़ना है हमें? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बोलते ही क्या समझ में आता है? प्रैक्टिकल और द न्यूमेरिकल, ये ना। चलो बताओ कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना, कहां से पढ़ना, कहां से पढ़ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहां 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 कहां, ये आ गया। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NAV। अब सुनिए, ये सब तो मैं बाद में बताता हूं, आपको पहले प्रैक्टिकल के लिए मजबूत करता हूं। अब सुनो, इधर देखो जरा ध्यान से। अभी वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है। जब भी म्यूचुअल फंड चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछेंगे तो 3 चीजों पे पूछते हैं। पहला किसके ऊपर पूछते हैं? NAV कैलकुलेशन पे। दूसरा किसके ऊपर पूछते हैं? HPR पे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तीसरा किस पे पूछते हैं? परचेज प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस पर पूछते हैं वो, है ना। परचेज प्राइस निकालने के लिए, रिडेम्पशन प्राइस निकालने के लिए, है ना। इसी के अंदर फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो बताओ जल्दी से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी वो पूछेगा कहां कहां से पूछेगा? बोलो जल्दी बोलो। NAV के ऊपर पूछेगा, और बोलो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न के ऊपर पूछेगा, और बोलो। परचेज प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कहानी है ना, ठीक है। चलो, परचेज प्राइस से याद आया, उधर स्टाफ को बोल रहा हूं, ग्रीन टी परचेज नहीं हुआ है क्या हमारे यहाँ? अच्छा हुआ है, अच्छा ठीक। क्या चीज? आज क्या हुआ? सबको पार्टी मिलेगी, ग्रीन टी मिलेगी। तो अभी अभी ग्रीन टी जब आएगा ना, तुम लोग देखना, सूंघना, है ना। है पीने के लिए नहीं, सूंघने के लिए, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने चीजों पे आता है? जल्दी बोलो। पहला NAV के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर? बोलो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्या हो रहा है? और तीसरा क्या? क्या बोल रहे हो? AC क्या? अरे यार तुम लोग भी अजीब, मुझे लगा पता नहीं कुछ हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं NAV, ठीक है। मुझे लगा पता नहीं उधर कुछ हुआ, कुछ, है ना। फिर मैंने बोला HPR। तुम लोग भी अजीब लोग हो भाई। ब्रेक के बाद इतना, मतलब तुम लोग 1.5 साल, जो बच्चा मॉड्यूल फर्स्ट भी यहाँ पढ़ा है, 1 साल के आसपास तो हो ही गया। इस सबको इतना मालूम है ब्रेक के बाद कुछ देर तक थोड़ी गर्मी लगती है। आप बाहर से आते हैं, दौड़ते भागते आते हैं, या आप नहीं भागते हैं, आपके बगल वाला दौड़ते भागते आता है और अपना गर्म सांस आपके मुंह पे छोड़ता है। उससे इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? एग्जैक्टली गर्म हो जाता है। वो कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। है हाँ, मतलब आज की क्लास खत्म होने से पहले ही ठंडा हो जाएगा। और तीसरा क्या, जल्दी बताओ?
परचेज प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस। पहले क्या पढ़ा हुआ एनएवी। चलो तो पहले हम सीखते हैं कैलकुलेशन किसका, एनएवी का। इधर देखो पहले क्या आ रहा है लिखा हुआ। चलो फॉर्मूला तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते क्या है वो सुनो। एनएवी क्या होता है? अरे नेट एसेट वैल्यू तो पता है मुझे, है ना। सुनिए, अरे वैल्यू का मतलब तो हुआ जो कैलकुलेट होके आया। द आंसर इज वैल्यू, उसको छोड़िए आप। हम मेन किसको पकड़ेंगे? नेट एसेट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? नेट एसेट्स को पकड़ेंगे। अच्छा बताओ नेट एसेट जनरली क्या होता है? बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो? नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? तो कहा सर नेट वर्ड लगा दिया ना आपने सर, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये होता है कि नहीं होता? जब एसेट में से क्या माइनस कर देते हो? लाइबिलिटी माइनस कर देते हो, तो क्या बच जाता है? नेट एसेट, है ना। तो सीधा रटना नहीं है किसी चीज को, प्यार से पढ़ना है। अब वैल्यू वर्ड लगा दिया तो कोई भारी चीज नहीं होगा। वैल्यू का मतलब आंसर, वैल्यू का मतलब आंसर, जो नंबर्स में आंसर आएगा दैट बिकम्स द वैल्यू। पर हम किस चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं? नेट एसेट्स का। तो नेट एसेट कैसे निकलेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी बिकम्स द नेट एसेट। अगर एसेट में से लाइबिलिटी घटा दी और एसेट बचा ही नहीं तो नेट एसेट कुछ नहीं है। ये ना, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब वो लॉस में, उसका मतलब वो लॉस में, एक्सपेंस हो गए हैं ज्यादा, लाइबिलिटीज हो गए हैं ज्यादा, एसेट्स हैं कम, तो वो तो इसका मतलब इंसॉल्वेंट है। लेकिन अगर एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करने के बावजूद भी एसेट बचा है तो इसका मतलब वही क्या है? नेट एसेट। और नेट एसेट अगर बचा हुआ तो इसका मतलब अभी वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा सॉल्वेंट है, बढ़िया है। अब तुमसे पूछ रहा हूं, यहां मैं नेट एसेट किसका निकाल रहा हूं? म्यूचुअल फंड का। अच्छा पूरे म्यूचुअल फंड का या म्यूचुअल फंड की स्कीम का? तुम लोग को जो थोड़ा अलग लगता है ना वही का तो यही आंसर होगा। मैंने पूछा कि नेट एसेट म्यूचुअल फंड का ये कोई और भी है क्या? तो मैं बोला नेट एसेट क्या स्कीम का? हाँ ये अलग लग रहा है, स्कीम का। तुम बताओ मुझे, नेट एसेट म्यूचुअल फंड का निकालेंगे कि नेट एसेट स्कीम का निकालेंगे? बताओ जल्दी से। कितने लोग बोल रहे हैं स्कीम का निकालेंगे? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं पूरे म्यूचुअल फंड का निकालेंगे नेट एसेट? और जिन्होंने कहीं हाथ नहीं उठाया, सर दुनिया का निकालेंगे, दुनिया का। द आंसर इज, भाई नेट एसेट आप निकालेंगे म्यूचुअल फंड के स्कीम का। अच्छा मैं बता रहा हूं क्यों, जरा ध्यान सुनो। एक म्यूचुअल फंड के 10 स्कीम होते हैं। अभी तुमने देखा था, अभी पिछली क्लास में, ब्रेक से पहले वाले क्लास में एसबीआई म्यूचुअल फंड देखा था हमने। याद है कितने स्कीम्स थे उसके? याद होगा, सारे ग्रोथ वाले स्कीम से, एक स्कीम, 2 स्कीम, 3 स्कीम, 4 स्कीम, और हर स्कीम का एयूएम अलग था, एसेट अंडर मैनेजमेंट। वही तो उसका नेट एसेट एक तरीके से, नहीं समझे आप? तो हर स्कीम का नेट एसेट अलग निकलेगा। कुछ स्कीम्स उनके प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ स्कीम उनके घटिया होंगे। अरे कुछ स्कीम का फंड मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो वो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, और कुछ स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो स्कीम का निकलता है, किसका निकलता है? स्कीम का। क्लियर है जी? तो नेट एसेट ऑफ स्कीम। अच्छा बताओ नेट एसेट ऑफ स्कीम कैसे निकलेगा बिना देखे? तुम लोग बोलो पहले। सर एसेट में तो जो कॉर्पस है, जो पैसा उनको मिला था यूनिट बेच के, एक तो वो को हो गया सर, वो हो गया एसेट्स, प्लस उस एसेट को उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अरे उस कॉर्पस को इन्वेस्ट किया था ना, तो इन्वेस्टमेंट बिकम द एसेट्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिसीवेबल है, डिविडेंड आना है, इंटरेस्ट आना है, दैट ऑल्सो बिकम्स द एसेट्स। नहीं समझ में आया? अरे जो पैसा आना है दैट बिकम्स द एसेट्स, माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में खर्चे, जितने भी खर्चे होंगे। अब जो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? जैसे स्कीम को बेचने के लिए, स्कीम को बेचने के लिए, स्कीम के यूनिट्स को बेचने के लिए आपने प्रमोशन किया होगा, मार्केटिंग की होगी, उसके खर्चे। अच्छा म्यूचुअल फंड को चलाने के खर्चे, का चलाने के क्या खर्चे? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ का खर्चा, एएमसी का खर्चा, फंड मैनेजर का खर्चा, ऑडिट कराने का खर्चा, बोर्ड लगाने का खर्चा, एमसीडी को देने का खर्चा, है ना। तो ये सारे खर्चे हैं कि नहीं पहले बताइए आप। कहा लग रहा है म्यूचुअल फंड का खर्चा नहीं बता रहे हैं आप अपना बता रहे हैं। तो देखो जो आपका पैसा है, पैसा का मतलब जो आया हुआ है या जो आने वाला है, आने वाला डिविडेंड है, आने वाला इंटरेस्ट है, शेयर बेच के जो पैसा आएगा,
जो आएगा दैट बिकम्स द एसेट्स और जो जाएगा दैट बिकम्स द लाइबिलिटी। अरे ये ना, अब सुनो, तो तुमने निकाल लिया नेट एसेट ऑफ स्कीम। क्या निकाल लिया? नेट एसेट। अब बताओ नेट एसेट ऑफ स्कीम किससे डिवाइड होगा? जितने उस स्कीम के अंदर यूनिट होल्डर्स होंगे। अब यूनिट होल्डर्स होंगे कि यूनिट होंगे? यूनिट। आप नेट एसेट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो क्या निकल जाएगा? एनएवी पर यूनिट। तो सीधा एनएवी पर यूनिट निकलेगा या पहले एनएवी ऑफ स्कीम निकलेगा? और एनएवी स्कीम को डिवाइड कर दोगे किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स से। अच्छा, कौन? सारे यूनिट्स या उस स्कीम के यूनिट्स? अच्छा, कौन से यूनिट्स? जो हमने बेचे थे वो, या रिडीम करने के बावजूद जो बचे हुए हैं अभी? आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको? निकल जाएगा एनएवी पर यूनिट। तो एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड अलग है और एनएवी पर यूनिट अलग है। पर यूनिट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आइए, अब मुझे लगता है थ्योरेटिकली समझ में आ गया। प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पर देखो एनएवी कैसे निकालेंगे। पहले आपको क्या निकालना, देखो तो पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ, जल्दी बताओ। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर वैल्यू, मतलब पर यूनिट। क्या है? पर यूनिट ऑफ द फंड इज टोटल नेट एसेट निकालिए। आफ्टर लाइबिलिटीज, जब आफ्टर लाइबिलिटीज बोल दिया तो नेट एसेट ही निकल गया। और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर से लिख रहा है, इसका मतलब यूनिट। ये ना, अरे यही होगा ना यार। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि नेट एसेट कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा बोलो? नेट एसेट वैल्यू क्या पर यूनिट अभी निकालना है या पहले म्यूचुअल फंड का निकालना है? म्यूचुअल फंड मतलब स्कीम का। स्कीम के लिए ऐसे। अच्छा, नेट एसेट पर यूनिट निकालोगे तो ऐसे होगा। नेट एसेट ऑफ द स्कीम पहले निकालिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट कैसे निकलेगा? तो ऐसे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस अदर पेएबल माइनस अदर लाइबिलिटीज। बस समझ में आ गया? तो नेट एसेट में क्या क्या आएगा बोलो? चलो इसको याद करना पड़ेगा तुमको। नेट एसेट में क्या क्या जोड़ोगे? अच्छा सुनो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? सुनो सुनो, मैंने 10 रुपया लगाया था, म्यूचुअल फंड ने 10 रुपया लगाया था, लेकिन अब वो 12 का हो चुका है, तो 12 लिखूंगा कि 10 लिखूंगा? क्योंकि बेचूंगा तो 12 आएगा ना। तो 12 रुपया ये हो गया, प्लस अदर रिसीवेबल्स, उस पर डिविडेंड मिलना है 2 रुपए का, तो 2 रुपया जोड़ दो, 12 2 14। अदर अक्रूड इनकम, कहीं से और इंटरेस्ट आना 1 रुपये का, कितना हो गया? 12 2 14 15। और अदर एसेट्स, जो कंपनी की बिल्डिंग है वो सब भी तो हैं। अरे वो भी तो है एक तरीके का, वो भी तो यूनिट होल्डर्स के ही पैसे से खरीदा गया होगा। डिवाइड माइनस क्या करोगे? एक्सपेंसेस पेएबल्स और अदर लाइबिलिटीज। क्या निकल जाएगा इससे? नेट एसेट ऑफ द स्कीम डिवाइड कर दोगे किससे? टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी रिडीम हुआ नहीं है। तो अब क्या निकल जाएगा? एनएवी पर यूनिट। तो बताइए, एनएवी पर यूनिट निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 कौन है? स्टेप नंबर 1 ये है। पहले क्या निकालना है? नेट एसेट ऑफ द स्कीम। और स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? नेट एसेट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए, इसको क्या बोलोगे? एनएवी पर यूनिट। समझ में आ गया? उतारो। उतारे हो? क्या कर रहे हो? इसको फोटो खींचोगे? भाई फोटो खींच लो, तुम लोग फोटो खींच लो। अरे अभी पिछला भी तो उतारना पड़ेगा, बहुत सारा उतारना पड़ेगा। लिखा हुआ है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसे तुम लोग यहाँ ऐसे लिख लो तो ज्यादा मजा है। फोटो ही खींच लो भाई, सब लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में। बुक से तो निकाला है, कहां से निकाला मैंने? खींच लिया फोटो? हटा रहा हूं मैं, जल्दी फोटो खींचो। नोज सर मत बोलो। कोई बच्चा खाना इतना खा ले रहा है, पेट इतना भारी हो जा रहा है, नो सर नहीं, नोज सर। नोज सर बताओ। अच्छा, नो सर से याद आया, मैं भी थोड़ा अपना नाक पतला कर लूं। चलो अब उतार लो, चलो। अच्छा क्यों उतार लो? क्योंकि अब आपको ग्रीन टी पीना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। हाँ उतारो, उतारना बहुत जरूरी है, उतारो, है ना। अच्छा, पहले स्टेप 1 उतारोगे, फिर स्टेप 2, ठीक है। कुछ लोग ग्रीन टी पीने का मन है तो उसका गला फंस गया सर सांस नहीं आ रही है, लगता है ग्रीन टी से ही क्लियर होगा।
अरे यार एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी तो आज डिसीजन है, मैं भूल रहा हूँ। एक बच्ची अनुभव, अच्छा बच्ची नहीं बच्चा है वो, अनुभव तिवारी बोल रहा उधर से, सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। मैं अभी अभी मैं करूँगा पक्का, मुझे ये कराने दो पहले, तब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सारा करा है। तो एक क्लास और लगेगी म्यूचुअल फंड पे भी, आज के बाद भी एक क्लास लगेगी। सोच रहा हूँ 15 अगस्त के बाद स्टार्ट करूँ कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कैसा रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लग रहा था कि कोपरा तो हो गया है, कोपरा नहीं हुआ है, टोपा हुआ है। टोपा क्या है, कोपरा क्या है। सारे बच्चों ने टोपा कर लिया ना, ठीक है, चूंकि मॉडल फर्स्ट की क्लास में बहुत कम बच्चा आता था, मैं देखता था, तो बाकी लोग कैसे करते थे, D2H पे कर रहे थे। तो चलो ठीक, कर लो, इंपॉर्टेंट वो है। क्या फोन पे कैलकुलेशन कर रही है क्या, NAV निकाल रही है क्या, देखो तो व्हाट्सएप पे कैलकुलेशन लग रहा है, हो रहा है। नेट फ्रेंड्स हैं, एक बच्चा क्या लिख रहा है, आई एम ऑफलाइन स्टूडेंट सर, आई वांट योर गाइडेंस एंड एडवाइस इन सैटरडे क्लास, आई विल मीट यू प्लीज़ गिव मी। ठीक है, इसमें पूछने की क्या बात है, आराम से। सैटरडे आज कौन सा डे है, थर्सडे है, तो सैटरडे तो ठीक है। श्री राम सोनी, चलिए हो गया, हटाऊं, हो गया भाई, हो गया, नहीं हो गया है, अब मैं हटा रहा हूं। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ, अभी तो भाई फॉर्मूला हुआ है फिर। अच्छा बताओ क्या है फॉर्मूले में, क्या है, पहले नेट एसेट निकालना होता है, नेट एसेट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स प्लस अदर अक्रूड प्लस अदर एसेट्स माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस अक्रूड पेबल माइनस अदर लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट, और नेट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट बिकम्स NAV पर यूनिट, याद रहेगा। तो NAV ऑफ द स्कीम अलग है और NAV पर यूनिट अलग है। आसान होता है, ज्यादा दिक्कत वाला नहीं होता है, बस आपको याद रहे ये 4 चीजें प्लस करना है और 3 चीजें माइनस करना है, याद रहेगा तुम लोग को। चलो ठीक है, बस इसी में मेन गेम, तो इसी में हटा रहा हूं मैं फिर। अब चलो 4 चीजें जो प्लस करना, आंख मूंद के बोलो तो, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस अदर रिसीवेबल्स प्लस अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट्स माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस अदर लाइबिलिटीज माइनस अदर पेएबल, निकल जाएगा क्या, NAV ऑफ स्कीम, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, क्या हो जाएगा, NAV पर यूनिट। चलो जी देखते हैं ये सब कहाँ लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जनरली NAV क्या होता है, 10 रुपया, अगर 10 रुपये से NAV बढ़ा हुआ है इसका मतलब एप्रिसिएशन है, और 10 से नीचे है तो डेप्रिसिएशन है कि नहीं। तो आप देखो यहां तक मैंने पढ़ा दिया, ये देखिए, उसके बाद HPR आ रहा है ना। चलो पहले हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लें, पहले बताइए NAV क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन अ गिवन डेट। अरे अलग अलग डेट को अलग लगाएगा ना, अरे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उठाते हो तो इन्वेस्टमेंट तो बदलता रहता है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बदलेगा ऐसे ऐसे NAV बदलेगा, तो NAV तो बदलता रहता है। अच्छा, क्या हर बिजनेस डे को आपको बताना पड़ेगा कि आपकी स्कीम का NAV क्या चल रहा है। तुमने देखा था, हमने वेबसाइट पर देखा था, NAV बताया हुआ था। आप चाहे AMC की वेबसाइट पर दिखा दीजिए या कहाँ दिखा दीजिए, एमफी की वेबसाइट पर, याद है एमफी, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया था, म्यूचुअल फंड जब बेचते हैं यूनिट, शेयर का मतलब यूनिट, जब म्यूचुअल फंड बेचते हैं यूनिट तो उनका क्या होता है, फंड आता है कि जाता है, जब बेचेंगे तो आएगा, तो रेज मनी आ गया, रेज मनी। रेज मनी कैसे, सेलिंग देयर यूनिट्स, शेयर का मतलब यूनिट्स, और
उनका पैसा जाता कब है? जब वो रिडीम करते हैं। तो याद रखना, सुनो इधर, सेल भी करते हैं एनएबी पे और रिडीम भी करते हैं एनएबी पे। अब वो एनएबी अलग अलग हो सकता है, जिस दिन सेल किया होगा उसका अलग एनएबी और रिडीम करने के डेट का अलग एनएबी। अरे ना, तो एनएबी पर ही सारा कार्यक्रम चलता है इन लोगों का। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ। तो बता ही दिया था कैसे कैलकुलेट होता है ये भाई। पहले आपको क्या निकालना है स्टेप नंबर 1 में? नेट एसेट ऑफ द स्कीम, और उसके बाद आपको उसको डिवाइड कर देना किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। क्या निकल जाएगा? एनएवी पर यूनिट। एक यूनिट का क्या दाम, यही से वो बोलता है ना, एनएवी पर यूनिट। ठीक है, चलिए एनएवी 10 रुपये से ज्यादा है तो एप्रिसिएशन है, 10 रुपये से कम है तो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलो इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एनएवी के ऊपर। देखा कितना स्पीड में लिख दिया मैंने, है ना। चलो एनएवी निकालो जल्दी से, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो। तुम्हारे भाषा में कैल्सी, और कैल्सी निकाल के जल्दी एनएवी बताओ। और एनएवी ऑफ स्कीम पूछा है या एनएवी पर यूनिट पूछा है? एनएवी पर यूनिट, जल्दी निकालो, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। क्वेश्चन का फोटो खींच लो और जल्दी से आंसर निकालो। अभी मैं आके देख रहा हूं कि कितने लोगों को कैलकुलेटर चलाने आता है कि नहीं। क्या निकल रहा है एनएवी पर यूनिट? 18.1। अच्छा 18.1, ये तो गड़बड़ लग रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस में रहो कि 18.1 ही है कि नहीं। नेट एसेट ऑफ स्कीम, शेयर्स लिखे, इसका मतलब यूनिट। शेयर्स लिखने का मतलब यूनिट। म्यूचुअल फंड में शेयर्स को क्या बोलते हैं? यूनिट। हाँ जी बच्चा लाल साहब, हो रहा है? कर रहे हैं, अच्छा करते रहो। निकल रहा है, निकालो निकालो निकालो, मेहनत करो। निकल गया? पहले निकालो नेट एसेट ऑफ स्कीम, फिर उसको डिवाइड कर दो 10 लाख से, आंसर निकल जाएगा 18.1। सोच लो, सोच लिया? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से क्रांतिकारी आंसर दो। सबका हो गया? 18.1 ही आ रहा है? देख लो भाई सब, कुछ बच्चा वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। बहुत बच्चा को तो 180 लाख लिखने ही नहीं आ रहा है कैलकुलेटर पे। कुछ बच्चा तो वहीं फंसा हुआ है। ये जरूरी है 180 लाख 000 जब पूरा लिखे, या फिर 180 भी लिख के चला रहे हो? 180 लिख के चला रहे हो? अच्छा लास्ट में 50-50 हजार है। अच्छा 50-50 हजार जोड़ के 1 लाख हो गया। अच्छा अच्छा ऐसे कर दिया। अच्छा अच्छा, कहा था जो आलसी लोग होते हैं ना सबसे बड़े इन्वेंटर होते हैं। तो देखो जो आलसी लोग हैं, कहा लायबिलिटी और वो जोड़ दूंगा, 1 लाख हो गया, यूनिट आ गया 1 लाख, बस। चलो आंसर देखो यहाँ, देखो कितना स्पीड में आंसर निकाला मैंने। देखो तो आंसर क्या है? 18.10। क्या यही है? कितने लोगों का यही आंसर निकला है? अच्छा सबका ये निकला है।
तुम्हारा निकला? तुम्हारा निकला? देखो कैसे निकला। और जल्दी से इसका फोटो खींच लो, चलो। अच्छा बताओ इसमें क्या दिक्कत था? बच्चा कंफ्यूज कहां हुआ होगा? साइज ऑफ द स्कीम जो 100 लाख है, नहीं 100 लाख का कुछ है कहानी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फेस वैल्यू का, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल, लाइबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस। देखो मैंने तो एक चीज हमेशा समझा है, जितने भी लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो टफ तब होता है जब बेकार की चीजें डालते हैं वो। जैसे इसमें साइज ऑफ द स्कीम और फेस वैल्यू ऑफ शेयर का कोई मतलब ही नहीं। बड़ा आसान था। मैंने क्या बोला था, लॉ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, जितना बोले उतना ही समझना चाहिए। एक दो बच्चों को मैंने देखा जो फॉर्मूला था उसी को रखे और फॉर्मूला में से जो जो मिलता गया पुट करते गए, और जो प्लस माइनस डिवाइड करना था कर करके निकाल दी। इतना ही है ना? अरे मैं कहाँ से कुछ बनाऊंगा यार, ये बुक का ही होगा। ICSI मॉड्यूल से उठाया, तुम देख नहीं आंसर कहाँ से उठा हुआ है, मॉड्यूल का काट के उठाया मैंने। अपना तो कौन ही बनाता है, क्या बात कर रहे हो यार, वो भी मैं बनाऊंगा, है ना? ये सब तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन सब है, लेकिन या तुम्हारे या तो एग्जाम का क्वेश्चन होगा या ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा। इतने इजी कभी आए होंगे? अच्छा सुनो, तुमको इजी इसलिए लगा चूंकि तुमने पढ़ा, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो कितना टफ है ये, समझे? तो ये कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। और कोई भी टीचर जो बोलता है ना, क्लेम करता है, कोई टीचर खुद से क्वेश्चन नहीं बनाता है, सब कहीं ना कहीं से उठाता है। हाँ वो तुम पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऐसे बुक से उठाता है कि बस ज़्यादातर CS में अकाउंट्स पढ़ाने वाले या टैक्स पढ़ाने वाले सब CA के बुक से उठाते हैं। वो छोड़ो, ICSI CA के बुक से उठाता है तो क्या करोगे? तो चलिए एक और क्वेश्चन है। तुम लोग बोल रहे थे ना इतना इजी आता है, तो लो, मैं एक को बुरा बोला तो दूसरा आया, सॉल्यूशन निकल गया था। चलो जल्दी जल्दी, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ऐसे है आसान। अच्छा एक बच्चे ने पूछा रिकवरेबल और रिसीवेबल एक ही चीज होता है? यस। और जो रिकवर होके आना है वो भी तो रिसीवेबल ही है ना। अरे बड़ा आसान है भाई। अच्छा इसमें गेम किधर है पहले बताओ? इसमें गेम नेट एसेट निकालने में। और देख लो मैं क्यों बताऊं। तुम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देके डर गए होगे, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा हल्का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, आंसर तो बताऊंगा नहीं। ABC म्यूचुअल फंड ने फॉलोइंग एसेट्स में इन्वेस्ट किया। स्कीम का नाम क्या है? XYZ, है ना? तो इस स्कीम के अंदर इस कंपनी का शेयर खरीदा गया इस दाम पे, इस कंपनी का शेयर खरीदा गया इस दाम पे, इस कंपनी का शेयर खरीदा गया इस दाम पे, इस कंपनी का शेयर खरीदा गया इस दाम पे, और इतने इतने शेयर्स खरीदे गए। तो ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही तो है ये। नहीं समझ में आया इन लोग को? भाई मैं गलत भी बता सकता हूं, वो तुम लोग देख लो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि तुमने किसी कंपनी का कितना शेयर खरीदा और किस दाम पे खरीदा, और अभी दाम क्या चल रहा है। अगर उन्होंने अभी का दाम नहीं बताया है, बताया हुआ तो मार्केट प्राइस पर शेयर बताया तो है, तो बस ये क्या निकल जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बाकी तुमको जोड़ना घटाना क्या तुमको मालूम ही है। और इन्होंने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स भी तो दे दिया 10 लाख, तो NAV पर यूनिट भी निकल जाएगा। देखो सोचो कितना निकला? 96। जल्दी जल्दी करो, छेती छेती करो, तारा तारीख और शिटो शिटो करो, डू फास्ट। तुम लोग इतने मैथ्स में हिल जाते हो तो अकाउंट से क्लास में क्या पागल की तरह दिखते हो क्या तुम लोग? हैं? कितना? 26.11
26.11 ऐसा निकला है। 41.57। अरे यार ये तो भयंकर है यार, ये तो उल्टा निकल रहा है, किसी का 41 किसी का 21 निकल रहा है। 41 पॉइंट कुछ कुछ। एक D2H पे बच्ची है प्रगति जैन, एक बच्चा है पुलकित जैन, निकाला 41.57। ये आंसर है क्या? अब है कि नहीं वो तो बाद में देखूंगा। बाकी बच्चे D2H वाले क्या कर रहे हैं? सर सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं। बाकी लोग इनटू तो कर लेना है, लिखू कहां, क्योंकि जोड़ना भी है। कुछ लोग तो उसी में फंसा हुआ है। कुछ लोग बेचारा फोन निकाला कैलकुलेटर के लिए, 17 मैसेज आ रहा है, वाई नॉट रिप्लाइड, रिप्लाई मी ASAP, कहां हो तुम, कॉल इट्स अर्जेंट। अब बेचारा उसका जवाब देने लगा। कंसीडर करना था आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को, कंसीडर कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग मैसेजेस को। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए इट्स अर्जेंट होता है, लड़का शायद ही लिखता है इट्स अर्जेंट। 41 पॉइंट गड़बड़ हो गया था। अच्छा, इसको बोलते हैं आंसर को देख के आंसर निकाल लेना, है ना। हाँ, क्या निकल रहा है? निशान त्यागी का 41.57, श्रीराम सोनी का 41.57। बाकी और लोग जो हैं इशदेव गौतम, अनुभव तिवारी, विधि मित्तल 41.57, यही आ रहा है सबका। अच्छा, पूरा कहानी मैं उस समय से 41.57 कर रहा हूं, एकाएक बीच में रुकी सर 41.57। चलो आंसर देखें। आपको मैंने हिंट दे दिया था, सुनो ये क्या है। आप बताओ नेट एसेट निकालते समय क्या करते हो? पहले क्या जोड़ते हो? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एन लिमिटेड के 25,000 शेयर को खरीदा गया और उसका दाम अभी कितना चल रहा है? 20। तो बताओ ये कितने पैसे का हुआ, फिर ये कितने पैसे का हुआ, फिर ये कितने पैसे का हुआ, इंटू होता जाएगा ना ये, फिर ये कितने पैसे का हुआ। इस सब को जब जोड़ोगे, जोड़े कितना निकला इस चारों को जोड़ के? 4 करोड़ 20 लाख 20,000। अरे वाह, क्या 4 लाख 4 करोड़ 20 लाख 20,000, 420 पूरा है। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया, सुनो ये क्या हो गया तुम्हारा? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जरा देखो, इसमें कुछ नहीं है, कहाँ है? अब माइनस होगा ना, मतलब प्लस में कुछ नहीं है। अब तो अब माइनस होगा 2.5 लाख भी और 2 लाख भी, 4.5 लाख। तो जो भी निकला डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये होगा। जरा देखो तो, मैं निकाल रहा हूं, देखो तो, है ना। जरा देखो तो, आंसर 41.57 है पक्का? तो सबका ये निकला है। कुछ लोग सॉल्यूशन में विश्वास रखते हैं, सीधा फोटो खींचो, ये निकला है। चलो, ये तुम्हारे ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन। तुम लोग का अकाउंट में सारे आंसर सही निकालते हो तुम लोग? हैं? MCQ के हिसाब से? अच्छा, तुम लोग ओल्ड सिलेबस वाले हो, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कभी ना कभी तो होता ही होगा ना, तो निकाल लेते हो, आंसर निकाल लेते हो। अच्छा, लगता नहीं देखते तुम लोग हैं। अच्छा, कल टेस्ट है, निकालना ही पड़ेगा। चलिए हटाऊं, फोटो खींच लिया सबने? NAV कितना है? 41.57। ठीक है, चलो अब सुनिए, अब देखता हूं इसका अगला किसके ऊपर है। अच्छा, HPR पे। चलो भाई, अब अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखो तो। HPR आ रहा है। चलो HPR का फुल फॉर्म बोलो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में HPR। अच्छा, बड़ा आसान, इसको भी समझो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या है? ऊपर देखना, कोई बच्चा नीचे नहीं देखेगा, ठीक है? इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो जल्दी से, देखा ऊपर? ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्या मतलब है?
आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को 2 साल तक होल्ड किया, मालूम कितने साल तक होल्ड किया, तो 2 साल में आपको उससे क्या रिटर्न मिला, क्या पाया तुमने। जैसे बोलते हैं, जैसे अरे 2 साल तक तुम उसके दोस्त थे, क्या मिला तुम्हें, धोखा। ये ना, यही होता है ना जनरली, ये नहीं होता है, बाद में मिलेगा, ठीक है, पर मिलना तो है, इसके लिए तैयार रहिए, है ना। तो सुनिए, तो मैं धोखा की बात नहीं कर रहा, मतलब हम लोग के लाइफ में आंसर धोखा निकलता है, लेकिन यहां पर निकलेगा कुछ और। तो सुनिए, अच्छा ये जो हम निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, हाँ, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब आपने इस सिक्योरिटी को, इस यूनिट को इतने दिन तक होल्ड रखा, मतलब अपने पास रखा, तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपए का यूनिट खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा, 10 रुपए का यूनिट खरीदा, 2 साल तक रखा, 2 साल में इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया मुझे। कितने बार दिया डिविडेंड, 4 बार डिविडेंड दिया। एक बार दिया 1 रुपए का, एक बार दिया 3 रुपए का, एक बार दिया 2 रुपए का, एक बार दिया 5 रुपए का। तो आपको एक बात बताओ, अभी परसेंटेज नहीं है, अभी नंबर में आ रहा है, 5, 2, 7, 3, 10, 11। और सुनिए, जब आपने 2 साल के बाद इसको बेचा तो ये बिका था 14 रुपए में, तो 4 रुपया इधर से भी आया एप्रिसिएशन। नहीं समझ में आया यार, अरे भाई बीच में तुम 4 बार डिविडेंड लिए, आप बेचते वक्त भी 4 रुपया ज्यादा पे बेचे, तो ये भी तो होगा। तो बताओ तुम इस 2 साल में इस यूनिट पर कितना कमाई किए, तो सर 2 तरीके कमाई किए, एक डिविडेंड का कमाई हुआ और एक ग्रोथ का हुआ। ग्रोथ का कितना हुआ, 4 रुपया, और डिविडेंड के नाम पे कितना मिला, 11, 11, 4, 15। अब देखो 15 रुपया हो गया तुम्हारा रिटर्न। अब इसी को परसेंटेज में निकाल दो, 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। 2 साल का भी वेट करना पड़ेगा ना, वेट 2 साल पे 150% है, समझे। इसी से निकला, हम लोग से नहीं निकल पाएगा, चिंता मत करो। जैसे तुम लोग ऐसे मैं भी हूं, ठीक है, पता नहीं कैसे निकाला है, वही जाने। आइए, नहीं कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है, पर्सनल साउंड माइंड कुछ होते हैं, अच्छा मतलब है, अच्छा फार्मूला है क्या कुछ, ओहो अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा ये फार्मूला देखिए बताए हो तो ठीक, हाँ मैं समझ, तब तो नहीं आता मैं। देखो इधर, इसका एक फॉर्मूला है, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सो देखो आप, पहले इनकम कितना हुआ वो जोड़ो। कितना इनकम हुआ अपनी कहानी में, 11 नहीं यार, सुनो, ऐसे तो हुआ सब मिला के 15, लेकिन पहला ये इनकम का मतलब डिविडेंड, तो ये तो चलो सच में कितना होगा, 11। अब एक और मिलेगा तुमको, कैसे मिलेगा, तुमने बेचा कितने में था, माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितना, 10, तो ये क्या निकल जाएगा, 4। तो देखो पूरा जोड़ जाकर कितना हो गया, ये 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ये है ना। तो चलो एक क्वेश्चन है नीचे, एक सेकंड ऊपर मेरे तरफ देखिएगा जरा सब, एक बार मेरे तरफ देखिए प्लीज, एक तरफ मेरे तरफ देखिए, हाँ देखा, तो देखो जादू देखो, नीचे से आंसर गायब। चलो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, देखो ऊपर ही देखना ना, नीचे नहीं। आपको एचपीआर निकालना है, उसने खरीदा था 17 रुपये 60 पैसे में, तो ये कौन सा वैल्यू हुआ, ये ओरिजिनल वैल्यू ये है। इसको डिविडेंड मिला ₹2 पर यूनिट, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। फेस वैल्यू था 10 रुपया और करेंट प्राइस है 19। फेस वैल्यू का तो कोई मतलब है क्या, नहीं है। आप जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए, एचपीआर क्या है, 24 पॉइंट, तो 24 होगा 25 होगा, 24.29 ऐसा निकलता आ रहा है। देखो तो सबका निकल रहा है, रुको अब देखो इसमें काफी मेहनत करना पड़ेगा। 2 क्या है, डिविडेंड। आपका एनएवी एट प्रेजेंट क्या है, 19.875। ओरिजिनल क्या था, 70। इसका मतलब फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं, समझे। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एनएवी एट परचेज इनटू 100, यहां नहीं लिखा हुआ ना, ये होगा ना, इनटू 100। अब निकालो, सॉल्व करो। देखो अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा,
24.29% हो रहा हो, है ना। इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये निकाल लोगे तुम लोग, एचपीआर निकाल लोगे। एचपीआर निकालना आसानी है, थ्योरेटिकली देखोगे तो भी निकाल लोगे तुम कितना पैसा कमाए, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। चलो हटाऊं, ये ठीक है ना। तो एचपीआर का अगर शॉर्टकट में देखे तो यही कहानी है, देखो तो ये फॉर्मूला है ना। चलो अब एक और अब बच गया है, उसको पहले आगे देखते हैं। वो निकालना है ना, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, ये सब ना। चलिए चलो पहले ये सब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। पढ़ो तो क्या लिखा भाई, क्वेश्चन पेपर में था, करते हैं, रुको अभी करते हैं। ये तुमको मिलेगा स्कैनर में, ठीक। चलो सुनो, इधर इधर देखो, इधर देखो, पहले पढ़ो इसको। क्या लिखा हुआ, हेडिंग हेडिंग, जोर से जोर से जोर से। अच्छा सुनो, जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर पहले तो तुम कैलकुलेट करना। अगर तुमसे निकला तो बड़ी अच्छी बात, नहीं निकला तो आईसीएसआई का गाइडलाइन आंसर होता है। कहाँ पे होता है, आईसीएसआई के वेबसाइट पे होता है, मुफ्त में होता है। आप उस गाइडलाइन आंसर से आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम खुद कैलकुलेट करना, बाद में मैच करना। कर लोगे? चलो हेडिंग बोलो। अच्छा एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हमने, वो हमारा डिसीजन अच्छा था या खराब था? कैसे जज करोगे? इधर देखो, कैसे जज करोगे बताओ। सबसे पहली बात इधर देखिए, आपको क्या सिर्फ स्कीम का रिटर्न ही देखना है या कंपेयर भी करना है दूसरे चीजों से? जैसे सुनिए सुनिए, जैसे सुनिए, मालूम चला कि आप बहुत मुश्किल से पास हुए, मतलब कितना मार्क्स लाना होता है, 50%, 50 ही आया, ठीक है। तो तुम लोग को क्या लग रहा है कि अरे बाप रे एकदम घटिया रिजल्ट, ये बस पास हुए। नहीं सुनिए, बस पास हुए, सुनिए, जनरली लोगों को लगता है ऐसा, बस पास हुए। सीएस के बच्चों को नहीं, 11th-12th में बस पास हुए। लेकिन अगर उसको बुलाया जाएगा, इधर आओ इधर आओ, क्यों दुखी हो? कहा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्यों? 50% ही आया, बताइए कोई तरीका है क्या? अच्छा मैं कहा अच्छा, तुमको मालूम है ये बात की जो 50% से तुम पास हुए हो, इसमें तुम ही सिर्फ पास हो पूरे देश में। अब वो आत्महत्या करेगा या दूसरा जन्म लेने की कोशिश करेगा? वो बात समझ रहे हो? तो आप समझिए, आप आइसोलेशन में किसी चीज को देखते हैं तो आपका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन जब चीजों से कंपेयर करते हैं तो मतलब कुछ और निकलता है। एग्जाम्पल देता हूं, क्या हुआ, एक बच्ची आई मॉडल फर्स्ट में, पहली क्लास थी, बच्ची बैठी क्लास में, बगल वाला बच्चा तो अजीब रहता है, बगल वाले बच्चे से पूछ ली कि कितना चैप्टर हो गया है जेआईजेल में? अरे 7-8 हो गया है। कितना हो गया है? 7-8 हो गया है। वो बच्ची पहली बार सीएस में है, तो उसको लगा कि तो बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर से मेरा बच्चा कितना बदमाश है, सो देखो क्या बोला, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, एक एक चैप्टर पे 9 लेक्चर है। अब वो जोड़ी 7 × 9 कितना हो गया भाई? 63 लेक्चर छूट गया, समझे आप उसका। अब मेरा बच्चा भड़का दिया। मेरा बच्चा अच्छाई के लिए बेचारा बोल रहा होगा कि काफी डीप में पढ़ाते हैं और इतने चैप्टर्स हो भी गए, लेकिन उस बच्ची ने क्या किया, उसको नेगेटिव ले लिया। मेरे पास आई, सर 7 चैप्टर तो हो गए। तो मैं समझ गया कि अब कहानी क्या बनना है इसका। मैंने बोला किसने बताया आपको? क्या, बगल में बैठा हुआ था बच्चा। मैंने कहा अच्छा, कौन बच्चा था? मैंने कहा उसको देखता हूं मैं बाद में, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको एक लाइन बोला, वो तब तक परेशान थी। मैंने उसको बोला ये 7 चैप्टर अगर मैं बोलूं कि 44 में 7 हुआ है तो बोले तो ठीक है सर, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 में 7 हुआ है तो हाँ, जान निकल जाएगी ना उसकी। आप समझे? तो आइसोलेशन में एक लाइन बोलना कि 7 चैप्टर हो गए, उसको दिक्कत पैदा कर रहा था। लेकिन मैंने उसको बोला कि 44 में ये 7 हुआ है, तो कहेगा अच्छा तो ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए था। मुझे बोल रही इतना तो हो जाना चाहिए था। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो एक बात बताइए, आपको जो रिटर्न मिला, अभी हमने क्या रिटर्न निकाला, एचपीआर क्या निकाला है? 24 पॉइंट क्या निकला अभी तुम? 24 पॉइंट, चलो मान लो मैं 25 भी बोलता हूं। अब आप बोलो सर 25% रिटर्न काफी कम है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं कि अगर बैंक में पैसा डाले होते ना तो 4% मिलता। कहा है बहुत ज्यादा है। तो आइसोलेशन में सुनना है या चीजों से कंपेयर करके?
आइसोलेशन मतलब अकेले, आप अकेले मत देखिए, अकेले देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। चलो दूसरा बोलो, आपको अच्छा किससे आपको कंपेयर करना चाहिए? जैसे म्यूचुअल फंड का मान लो बेंचमार्क रिटर्न है 20%, लेकिन तुमको मिला 25%, तो तुम्हें तो ज्यादा ही मिला है। नहीं समझ में आया? बेंचमार्क समझते हो? बेंचमार्क से क्या होता है, कंपेयर करते हैं। जैसे तुम लोग का रिजल्ट, सीएस का रिजल्ट का जो मॉड्यूल फर्स्ट का बेंचमार्क है वो 8%, अगर 8 से 9 भी होता है तो मैं क्या बोलता हूं, इस बार अच्छा रिजल्ट हुआ है। लेकिन सीबीएसई के बच्चे को बुला के बोलूं 10th वाले को 9%, 9, वहां तो 99% रिजल्ट होता है। अरे सीबीएसई के 12th में तो 99% रिजल्ट होता है, वही बच्चा फेल करता है जो सिर्फ नाम लिख के चला गया होगा, बाकी जो कुछ भी लिखा है उसको तो पास ही करता है वो लोग। तो आप समझिए 9% उनके लिए बहुत कम रिजल्ट है, पर अगर मैं 8% से कंपेयर करूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव का कितना परसेंट रिजल्ट आता है 8, तो 9% का मतलब इस बार ज्यादा रिजल्ट दिया। तो आपको क्या करना पहले, कहीं से भी कुछ भी कंपैरिजन या बेंचमार्क से? बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो रियल वैल्यू पता चलेगा। आगे बढ़े, चलिए अच्छा एक बात बताइए, अभी गिरा हुआ है शेयर का दाम या यूनिट का दाम, अभी घबरा जाना है या आपको लॉन्ग टर्म में चेक करना है कि हमेशा ही गिरा रहता है या कभी उठता है कभी गिरता है? बताइए, आपको जब भी देखना है तो टाइम हॉरिजन क्या लेंगे, लॉन्गर। क्या लेंगे, लॉन्गर। क्लियर है? क्लियर है? 6 महीने में देखो, तुम लोग में से बहुत बच्चा मॉडल फर्स्ट का एग्जाम दिया है, अभी बहुत बच्चे CSEE करके मॉडल फर्स्ट में आए होंगे, और मुझे लगता है वो 4 महीने 5 महीने के गैप पे उन्होंने एग्जाम दे दिया। अगर वो फेल भी हो जाता है ना, तो देखो भाई मैं तो CS वाला टीचर हूं, मुझे मालूम है CS के बारे में, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 4-5 महीने में हम जज नहीं कर सकते बच्चों को कि बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं समझे आप? लेकिन वही मैं किसी बच्चे से पूछूं, और कितने बार एग्जाम दे चुके हो मॉड्यूल फर्स्ट का? 7वां बार है, तो 6 बार फेल हुए थे, कहा भयंकर। तब मैं कहूंगा कि लगता है इससे हो नहीं पाएगा। नहीं समझे? तो आपको शॉर्ट टाइम हॉरिजन में कंपैरिजन करना है या लॉन्गर टाइम? लॉन्गर टाइम। और ये मैं अभी बोलते रहा, रिजल्ट नजदीक है, कोई बच्चा पहली बार मॉड्यूल फर्स्ट दिया है तो ज्यादातर चांसेस फेल के रहते हैं पहली बार वाले में, क्योंकि पहली बार वाले में बच्चा मेच्योर रहता नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे बार में या तीसरे बार में देखना बच्चा मेच्योर हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, सुनिए एक अच्छी बात बताता हूं, अभी सुन लो, इससे पहले कि तुम लोग यूट्यूबर का वीडियो देखने लगो। तुम लोग का कोई ठीक नहीं है, फेल होने के बाद भी तुम बोलो चैंप चैंप यू आर चैंप, और 2 गाना चला देगा, बस हो गया काम खत्म। उसके चक्कर में मत पड़ेगा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। एक बहुत कंपनी सेक्रेटरी, बहुत नामी कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी, उनकी बुक्स भी आती है, उनसे पूछा गया था कि आप कितने बार में CS बने? कहा मैं मॉड्यूल फर्स्ट, मतलब उस समय ग्रुप फर्स्ट में कंपनी लॉ था, मैं कम से कम 6 बार फेल हुआ। तो 6 बार फेल होने की वजह से मैं 6 बार पढ़ा, 6 बार पढ़ के इतना एक्सपर्ट हो गया कि बाद में उन्होंने कंपनी लॉ का बुक निकाल दिया। तो हर बुराई में अच्छाई भी होती है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो इस चक्कर में मत रहिएगा। कुछ बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऐसे भी हैं कि इंटरव्यू में बोल दो कि मैं लगातार पास होता गया हूं, उसको भी नेगेटिव ले लेता है जी। तो ये याद रखना, जो कहते हैं जो जौहरी, जौहरी समझते हैं, जो किसको पहचानता है, हीरे को जौहरी कहते हैं ना उसको। जो जौहरी होता है उसको पता होता है कि ये सामने वाला हीरा है या नहीं। कोई बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत शांत है, फोकस्ड है, फेल होने के 100 कारण हो सकते हैं। एग्जाम से 4 दिन पहले बीमार पड़ गया, एंजाइटी में आ गया, पीयर प्रेशर झेल नहीं पाया, अरे बहुत कहानी है भाई, घर में किसी की डेथ हो गई, कुछ बैड न्यूज सुन लिया, कोई छोड़ के चला गया। अरे तुम जैसे एज ग्रुप में हो ये सब बहुत होता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो जो सच का कारण है मैं छिपा के कैसे गाइडेंस दे दूंगा? तो ये होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। तो किसी बच्चे को कहना कि तुम लूजर हो, ये कोई मतलब नहीं है, आपको रीजन जानने की जरूरत है। क्या अच्छा, कोई बच्चा अपने आप को लूजर समझे तो वो भी गलत है। तुम देखो कि किस परिस्थिति में तुम थे, अरे तुमने अपना काम किया ना, तुम पढ़ाई किए, तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा काम हो गया। फेल पास भगवान के हाथ में, ICSI के हाथ में, वो आप छोड़ दीजिए। समझ रहे हो? कभी कभी बार बार हम एक चीज में फेल होते हैं, जो कि प्लान B तैयार रहता है हमारे लिए। जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में बोला गया था, है ना, वो CA में बार बार फेल हो रहा था क्योंकि उसको क्रिकेटर बनना था। अगर उसका CA हो जाता पूरा, तो शायद मेरे जैसा फैन उसको नहीं मिलता, क्योंकि मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फैन हूं।
अगर राहुल द्रविड़ खेलता ही नहीं है, इसलिए मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं हूं। कितने लोग राहुल द्रविड़ के फैन है? जानते हो राहुल द्रविड़ कौन है? पीछे वाला गली में राहुल नहीं रहता है? हैं? राहुल द्रविड़ को नहीं जानते? राहुल द्रविड़ अपने जमाने में सबसे स्मार्ट प्लेयर, जी सबसे स्मार्ट, सच बोलता हूं मैं आपको। उस पता नहीं कुछ लोगों का ना देखने का तरीका, युवराज सिंह को स्मार्ट कुछ लोग बोलते हैं, मुझे तो कहीं से वो स्मार्ट नहीं लगता था। राहुल द्रविड़ का थोड़ा सा चेहरे का आप देखिए, इतना स्मार्ट, एक चश्मा लगा लेता है, एक बार टोपी हटा लिया था, इतना सिल्की बाल था, मैं तो देख के खुश हो गया। मैंने कहा देखो कितना स्मार्ट है। युवराज सिंह बताइए कहां से बढ़ गया पता ही नहीं है कि नहीं? देखा आपने? युवराज सिंह को तो जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग। राहुल द्रविड़ को नहीं जानते? देखा है राहुल द्रविड़ को तुम लोगों ने? इतना शांत आदमी, मिस्टर कूल कहा जाता था उसको। हाँ, इतना पेशेंस है उसके अंदर, मिस्टर कूल। और एक बार अगर वो रुक गया तो बस वॉल ही है वो। और उसका टेक्निक कितना बढ़िया था, मैं उसी को कॉपी करता था जब क्रिकेट खेलता था, तो बस कॉपी करता था। हाँ नहीं, अच्छा था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिजल्ट कुछ भी आए घबराना मत कोई बच्चा, क्योंकि इनका बेंचमार्क जो है वही बहुत कम है। 8% रिजल्ट है, तो हर बच्चा थोड़ी पास हो जाएगा, कोई अगले बार भी पास होगा, तो घबराना नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बार हमें ये भी देखना होता है, बोलो तो क्या होता है? बोलता ही नहीं है कोई। हम मतलब एवरेज रिटर्न क्या है? सुनिए, आप लोग में से कितने बच्चे की आदत है कि कुछ कुछ दिन में अपना वो ब्लड सैंपल देके वो जांच करवाते रहते हैं, कराते हैं? ये बहुत जरूरी है, मालूम है? हर 6 महीने में आपको एक बार अपना ब्लड देके, खासकर दिल्ली में रह रहे हैं तो बीमारी तो आपके आसपास ही बैठा रहता है? कल ही गया तो सिलेंडर मिल गया तुम्हारा? अच्छा कल ही गया था देने के लिए, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अरे यार, जिससे निकालते हैं उसको सिलेंडर ही कहते हैं, वो छोटा सिलेंडर कहा जाता है उसको। तो वो सिलेंडर गैस सिलेंडर नहीं है ना, लोग नहीं समझ। तो सुनिए, उसमें खून का जांच होता है, एक होता है तुम्हारा शुगर वाला, एक शुगर में तुमने सुना होगा फास्टिंग का होता है, एक शुगर का खाना खाने के बाद होता है। अब देखिए ये बड़ा डिपेंड करता है, आपका फास्टिंग वाले का बेंचमार्क अलग होता है और खाना खाने के बाद वाले का बेंचमार्क अलग होता है। तो बेंचमार्क भी सही ढंग से चूज करना है ना। नहीं, दूसरा उसमें एक HB1AC या HbA1c ऐसे कुछ 1AC आता है, वो एवरेज लेता है 3 महीने का। तो बताओ ज्यादा अच्छा कौन होता है? ऐसे कल रात में खूब मिठाई खा के या 2 दिन पहले खूब मिठाई खा के सुबह खून दिया, तो तुरंत वाला तो बहुत ज्यादा शुगर आ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 3 महीने का एवरेज वाला जो आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? एवरेज वाला दिखाता है कि हालात क्या है। तो आपको टेम्पररी देखना है या लॉन्गर टाइम हॉरिजन में देखना है? और लॉन्गर टाइम हॉरिजन में देखोगे तो एवरेज वाला ज्यादा अच्छा निकलेगा, है ना। आगे, हाँ ये बताओ तो क्या है? आपको ये भी देखने की जरूरत है, क्या पता वो बहुत बार अच्छा रिटर्न दे रहे हो पर एक्सपेंस भी बढ़ा दिया उन्होंने, और एक्सपेंस बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना है। अब आ जाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? म्यूचुअल फंड कॉस्ट। ये अच्छे से समझ लेना, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आओ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हेडिंग पढ़ो। ये चार्ट है तुम्हारे बुक में बना हुआ, इसी के पेज के आसपास है, आगे पीछे किधर है? ये चार्ट नहीं है? अच्छा चलो, कोई भी चार्ट नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखो, पहले सुन लो फिर उतारने का मौका मिलेगा। अच्छा, खर्चे, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कितने खर्चे होते होंगे? 2 तरह के, पहला कौन, दूसरा कौन? पहले बताओ मुझे, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का रेंट, स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑडिट फीस, MCD लाइसेंस फीस, ये सब क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, सेल्स कॉस्ट, यस, एडवर्टीजमेंट। अरे यूनिट्स, स्कीम लॉन्च करोगे तो उस स्कीम को न्यूज़पेपर में छपवाओगे, टीवी पर एडवर्टीजमेंट होगा, ब्रोकरेज दोगे ब्रोकर को बेचने के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दोगे, ये सब कौन सा खर्चा हुआ? सेल्स कॉस्ट। अब समझना ही बहुत टेक्निकल है, इधर देखो, हाँ जी बहुत टेक्निकल है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है
वो आपसे इनडायरेक्टली चार्ज करते हैं। बोलो इनडायरेक्टली चार्ज करते हैं, तो सुनो, नेट एसेट निकालते वक्त तुम तीन चीज माइनस किए थे, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर लाइबिलिटी, अदर पेएबल्स, वो यही था ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो तुम्हारा एनएवी निकल के आया है, तो ये कॉस्ट माइनस करने के बाद एनएवी निकला है ना, तो क्या उस एनएवी में पहले से माइनस हो चुका है? नहीं समझ में आया यार। अरे एनएवी निकालते वक्त वो तीन चीज माइनस करते हो ना, वो तीन चीज यही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब वो एनएवी निकला है तो एनएवी में ऑलरेडी ये डिडक्ट हो चुका है, नहीं समझे? एनएवी में ऑलरेडी वो ये कॉस्ट को क्या कर चुके हैं, डिडक्ट कर चुके हैं। अगर वो कॉस्ट को डिडक्ट ना करते तो वो जो तुम्हारा ग्रॉस एसेट था वही नेट एसेट आ जाता, और उसी को डिवाइड करते नंबर ऑफ यूनिट से तो एनएवी ज्यादा आ जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने ये माइनस कर दिया होगा वहां पे, तो इसकी वजह से एनएवी क्या आ गया होगा, कम। तो क्या वो एनएवी जो तुम्हें दिखता है वो ऑलरेडी इसमें माइनस ये हो चुका होता है, तो इसलिए तुम्हें ये कॉस्ट माइनस होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तुमको लगता है एनएवी यही तो है, पर एनएवी ऑलरेडी माइनस करके पहुंचा हुआ है। तो ये आपसे कैसे चार्ज किया गया है, इनडायरेक्टली। लेकिन सेल्स कॉस्ट बोल के चार्ज करेगा, बोल के चार्ज करेगा मतलब जैसे बोला एनएवी 10 रुपया, 10 रुपये के बाद का कहानी है ये। अब एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, ये तुमसे कैसे चार्ज किया जाता है, बोलो? डायरेक्टली चार्ज, बोल के चार्ज करेगा। जैसे फ्रंट एंड लोड तुमसे लिया जाएगा, इधर देखो, जब तुम परचेज करोगे तो क्या लिया जाएगा, फ्रंट एंड लोड। जब तुम रिडीम करोगे तो चार्ज किया जाएगा बैक एंड लोड। ये बोल के एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले सुनो। देखो 10 रुपया एनएवी है, तो इसका मतलब इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये तुमको कुछ नहीं बोलेगा। 10 रुपया एनएवी इसका मतलब माइनस है। अब ऐसे बोलेगा, अगर तुम खरीदने जाओगे तो क्या जोड़ेगा, जोड़ेगा फ्रंट एंड लोड। मान लीजिए अगर फ्रंट एंड लोड 10% है तो ये +1 होगा। तो तुमको 10 रुपये वाला चीज 10 में मिलेगा कि 11 में मिलेगा? क्यों मिलेगा 11 में? क्योंकि फ्रंट एंड लोड कितना जोड़ दिया है, 10%। आई बोल के जोड़ेगा, तो एनएवी 10 चल रहा तो 10 पे तुमको नहीं मिलेगा, कितने पे मिलेगा, 11। और सुनो, एनएवी चल रहा है, मालूम चला 10 पे, और तुम गए रिडीम कराने। क्या कराने, रिडीम। रिडीम कराने गए तो इसमें से माइनस कर लेगा ये लोग बैक एंड लोड। मान लो अगर ये 10% है तो -1 रुपया, तुमको 9 ही रुपया देगा वो। तुमको क्या लगेगा मालूम है, अरे एनएवी तो 10 रुपया चल रहा है, आप 10 रुपया दोगे हमें? बैक एंड लोड चार्ज करके दूंगा। तो तुम्हें 10 देगा या 9 ही देगा? 9 ही देगा, क्योंकि 1 रुपया वो क्या चार्ज कर लेगा तुमसे, बैक एंड लोड। तो रिडेम्पशन के समय क्या लेता है, बैक एंड लोड। और परचेज के समय क्या लेता है, फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड से क्या होता है, तुम्हारा दाम बढ़ जाता है, और बैक एंड लोड से तुमको जो मिलना चाहिए वो कम मिलता है। नहीं समझे? तो बताओ, परचेज के वक्त, बोलो किस वक्त, परचेज के वक्त क्या लेगा तुमसे, फ्रंट एंड लोड। रिडेम्पशन के समय तुमसे क्या लेगा, बैक एंड लोड। इसको उतार लो। और ये पूरा का पूरा ये जो परचेज लिखोगे, क्या परचेज रिडेम्पशन सब लिखोगे, तो ये उधर लिखना, किस साइड, सेल्स कॉस्ट की तरफ लिखना। ये सेल्स कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरफ मत लिखना। अरे लिख लो, इतना तो लिख ही लोगे, क्या टाइम तो अभी बहुत बहुत है टाइम। जब आप खरीदने जाएंगे तो आपसे फ्रंट एंड लोड लिया जाएगा, जब आप उसको वापस करने जाएंगे तो बैक एंड लोड लेगा। सब स्कीम का, ये तो मैंने एग्जांपल 10% लिया। फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। FEL का मतलब फ्रंट एंड लोड, BEL का मतलब, हाँ तो फेल बिल। और ये सारे फ्रंट एंड लोड और ये सब लिखना कहां, सेल्स कॉस्ट के नीचे, समझे?
प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पे, इस पे फ्रंट एंड लोड सब पे? हाँ सब जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर से भी आता है, डिपॉजिटरी से भी आता है, बायबैक से भी आता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से भी आ सकता है, लिस्टिंग से भी आ सकता है, पब्लिक इशू से भी आ सकता है, म्यूचुअल फंड। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी होता है किसी कुछ भी। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछते हैं, कई बार अंदर भी पूछ देते हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 में भी कहीं भी पूछ लेगा वो। हाँ आप लोग क्या करना है ना, पिछले कम से कम 2 साल में कितने अटेम्प्ट होते हैं? 4 अटेम्प्ट का गाइडलाइन आंसर कर जाना, ये समझे? या स्कैनर कर जाना। पर स्कैनर में क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन डाल देते हैं, और गाइडलाइन आंसर में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन प्लस आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर। देखा गाइडलाइन आंसर तुम लोगों ने कभी? ICSI की वेबसाइट पे जाएंगे, मिल जाएगा, उसको कर लिया कीजिए। हम लोग अपने समय में यही सब तो करते थे। मैच भी होता है, यस मैच हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ICSI खुद ज़्यादा बना नहीं पाता है, तो एक बार बन जाता है उसी को रिपीट कर देता है। जैसे क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी तो CS होता है, उससे खुद नहीं बन पाता, तो पुराना ही उठा के रिपीट कर देता है। तो इसलिए अभी मैं तुम्हें, अच्छा मैं बताऊँ, अभी मैं तुम्हें ना 2 लिंक दूंगा। क्या दूंगा? 2 लिंक, यूट्यूब लिंक 2 दूंगा, उसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसका भी सॉल्यूशन कराया मैंने, वो भी कर लेना। वो भी कर लेना मतलब वो जरूर कर लेना, समझे? क्वेश्चन मैच कर जाएगा भगवान की दया से, अगर तुमने बहुत ज़्यादा पाप नहीं किया होगा तो। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? आगे चले, चलो हटा रहा हूं मैं फिर ये। अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। हो गया है, हटा रहा हूं मैं। ये परचेज, रिडेम्पशन, 2 एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है वो तुमने किस साइड लिखा? सेल्स कॉस्ट ना। तो ये तुम्हारा हो गया, बताओ इसको क्या बोलेंगे? 11 रुपया तुम्हारा क्या है, बोलो? नेट परचेज प्राइस, ये ना? अरे यही हुआ ना। और 9 रुपया क्या हुआ? नेट रिडेम्पशन प्राइस। तो नेट निकालने में क्या है, बोलो? अगर परचेज है तो फ्रंट एंड लोड जोड़ते हैं, और अगर रिडेम्पशन है तो बैक एंड लोड माइनस करते हैं। कोई दिक्कत? चलो हटाऊं क्या? लिख लिया नेट परचेज प्राइस, नेट रिडेम्पशन प्राइस, ये सब लिख लिया। चलो अब सुनो, लाइन बाय लाइन टैली कर लेते हैं पहले। आ जाओ भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं बताओ? एग्जाम्पल बोलते जाओ, टिक मारते जाओ जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है? लो टिक मारो। सबसे पहले हो गया तुम्हारा, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ऑपरेटिंग म्यूचुअल फंड से। जहां जहां मैं हाईलाइट करता हूं बॉक्स बनाते आना। जैसे एडवाइजरी फीस पेड टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कस्टोडियल फीस, ऑडिट फीस, ट्रांसफर एजेंट फीस, ट्रस्टी फीस, एजेंट कमीशन, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब। अच्छा, सेल्स चार्ज को ही क्या बोलते हैं? लोड। तो 2 लोड होते हैं, है ना? सबसे पहले बताइए, ये जो फ्रंट एंड लोड है ये आपसे कब चार्ज किया जाएगा? जब तुम बाई करोगे। कहां लिखा हुआ बाई करोगे? टिक मारो भाई, टिक मारो। इसको परचेज बोलते हैं, ठीक है? बैक एंड लोड कब तुमसे लिया जाएगा? जब तुम क्या करोगे? रिडीम करोगे या सेलिंग करोगे। एकदम टिक लगाते जाओ, मोटा मोटा एकदम लगा दिया। अच्छा, फ्रंट एंड लोड का क्या है फॉर्मूला? तो परचेज प्राइस कोई क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। और बैक एंड लोड में रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। तो ये याद करना पड़ेगा आप लोग को। क्लियर है जी? बाकी याद रखना, सेबी ने मना किया है कि अगर वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, याद है तुम लोग को 2 तरीके के प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में तो एक बात बताओ, सेल्स कॉस्ट होगा नहीं। क्यों नहीं सेल्स कॉस्ट होगा? कोई कमीशन नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, तो उनको बोला आप एंट्री लोड नहीं चार्ज करोगे।
कहीं पर देखो लिखा होगा एंट्री लोड नहीं चार्ज करेंगे। अच्छा लेकिन रेगुलर प्लान है तो करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन बैक एंड लोड तो हमेशा लगेगा, बैक एंड लोड तो हमेशा लगेगा, याद रहेगा। अच्छा बताओ डायरेक्ट प्लान क्या होता है, जहां पे कौन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ब्रोकर नहीं है। क्लियर है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इधर देखो। चलो दो तरीके का होता है ना, एफईएल को क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस, और बीएल को क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन प्राइस, है ना। तो इसका यही फॉर्मूला है, देख लो ये फॉर्मूला भी वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर देखो ऊपर देखते रहो, इधर मेरे तरफ देखते रहो। चलो आंसर निकालो। रिडेम्पशन प्राइस 48 है। अरे यार ये क्या हो गया, तो बेचारा सिर्फ रिडेम्पशन प्राइस ही बचा। हाँ 48 है। फ्रंट एंड लोड है 2%, बैक एंड लोड है 3%। आपको एक एनएवी निकालना है और परचेज प्राइस निकालना है। जानते हो बड़ा आसान है ये सब, बचपन में पढ़े हो गए। एक फार्मूला से एक चीज निकाल लो, उसी को दूसरे फार्मूला पर रख के दूसरा चीज निकाल लो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ पा रहे हो कैसे हुआ ये। तुम्हें एनएवी निकालना है और क्या निकालना है, परचेज प्राइस। तुम एक बात बताओ, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगभग पूरा है। अरे यार रिडेम्पशन प्राइस, तो इसका मतलब तुम्हारा सुनो वो वाला बैक एंड लोड वाला पूरा है। कैसे बैक एंड लोड, सुनो रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू क्या था, एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। बैक एंड लोड कितना है 3%, ये होगा ना। और रिडेम्पशन प्राइस कितना है 48। अब देखो 48 दिया हुआ है, अब इससे एनएवी निकल जाएगा। यही एनएवी को पुट करके क्या निकाल देना, परचेज प्राइस। करो 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 करके निकालो। आंसर देख देख के निकालने की जो कला हमारे यहाँ के बच्चों में है, वो कला कहीं नहीं है। हो गया। पहले तुम किसको उठाए, रिडेम्पशन वाले को क्यों उठाए, क्योंकि रिडेम्पशन ही दिया हुआ है। तो 48 इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.03 क्यों हुआ, 3/100, ये ना क्या निकलेगा 49.44, है ना। अब इसको इधर पब्लिक ऑफर प्राइस निकालना है। एनएवी तुम्हारा कितना निकल गया 49.44 डिवाइड 1 माइनस 2% क्या हो जाएगा 0.02, ये ना आंसर क्या होगा। ठीक है कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस पे। यही पिछले बार आ गया था एग्जाम में, 5 की 3 ऐसी, 5 या 3। चलो जल्दी निकालो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे दम लगा दो, कैलकुलेटर हिला दो, दम लगा दो, आंसर निकाल दो। एनएवी कितना निकला 12.36 और परचेज ऑफर प्राइस निकाल रहे हैं। अब तो मुझे इसका आंसर ही याद हो गया, इतने साल से एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, वही एग्जाम में आ भी जाता है। 12.61 एकदम सही आंसर, याद है मुझे इसका आंसर। 12.36 और 12.61 यही है ना। अगर यही आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई थोड़ा करो, कोशिश करो। कुछ लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको ये नहीं समझ में आता कि नीचे के परसेंटेज को कैसे बदलें। आता है ओहो, एक बच्चा पूछा है 50.45 पीछे आया था, वो कैसे आया, वो तो सॉल्यूशन में तो दिया ही हुआ है, सॉल्यूशन है नीचे। अरे 2 फॉर्मूला याद कर लो
और हाँ, पहला फॉर्मूला वो लगाओ जिसमें तुम्हें दो चीज मिल जाए, तीसरा वहां से निकल जाएगा, और तीसरा जो निकला एनएवी उसको उठा के उधर डाल दो। एक लोड तो दिया ही होगा, इधर क्या निकल जाएगा, परचेज प्राइस। कैलकुलेटर है ही, एग्जाम में भी रहेगा। एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाने देते हैं, मालूम है ना, ये नॉर्मल वाला लेके जाने देते हैं। क्या निकला सबका, क्या 12.61 क्या परचेज प्राइस, और एनएवी 12.36, यही आंसर है। देखो भाई एनएवी क्या निकलेगा 12.36, और परचेज प्राइस, परचेज प्राइस को क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर प्राइस 12.61, यही निकला। ये निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में पुट कीजिए निकल जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लिख लिया आंसर, सबका यही आया था ना। चलो चलो भाई, अब हम देखते हैं आगे 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 आगे। चलो क्या वर्ड आ रहा है जल्दी बताओ, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब सुनो, सबसे पहले बताइए तो ये क्या लिखे, एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस मतलब द फीस चार्ज बाय द स्कीम टू मैनेज इन्वेस्टर्स मनी। ठीक है, मनी मतलब आपने हमें पैसा दिया, हमने उसको मैनेज किया, तो उसका भी तो फीस चार्ज करेंगे। सब मिला के टोटल फीस को टोटल एक्सपेंस बोलते हैं, है ना। अच्छा सुनो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TER, द एक्सपेंस रेशियो। लिखो द एक्सपेंस रेशियो, TER, TER का मतलब द एक्सपेंस रेशियो, लिखा। अच्छा बताओ तो जरा, तुम जो पढ़ रहे हो कि ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे, जरा पढ़ के देखो तो कि ये तुम्हारा सेल्स कॉस्ट है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है। पूरा पढ़ो। अभी हम दो तरह के खर्चे पढ़े थे ना, एक सेल्स कॉस्ट और दूसरा ऑपरेटिंग। जरा देख के बताओ ये ऑपरेटिंग है कि सेल्स कॉस्ट है। जब TER निकालते हो तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हो कि सेल्स कॉस्ट, या दोनों लेते हैं। दोनों ही हैं, तो टोटल एक्सपेंस है। बोलो टोटल एक्सपेंस है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, टोटल एक्सपेंस में से TER में अगर देखा जाए तो असर तो डालेगा तुम्हारा कौन, ऑपरेटिंग, चूंकि जो तुम्हारा सेल कॉस्ट है वो तो ले रहा है ना तुमसे, है कि नहीं। लेकिन चलिए फिर भी, तो आप देखेंगे तो यहाँ ये ऑपरेटिंग भी है प्लस सेल्स कॉस्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर टारगेट पे कौन है, ऑपरेटिंग। अच्छा एक बात बताइए, क्या सेबी ने म्यूचुअल फंड को अलाउ किया हुआ है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्च कर सकते हैं। बोलो, एकदम खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब एक बात याद रखना, एक्सपेंस रेशियो इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड। तो देखा जाए तो ये बार बार कौन से कॉस्ट को पकड़ रहा है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को पकड़ रहा है। क्योंकि सेल्स कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है, वो तो तुमसे चार्ज कर ही लेता, तो उसको फर्क क्या पड़ेगा। अब आइए, लेकिन एक बात बताइए, कितना भी खर्च कर सकते हैं क्या, मतलब पब्लिक का पैसा मिल गया बर्बाद करो। जैसे पब्लिक का पैसा तुम्हें 100 करोड़ मिला, तो का 100 करोड़ को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ खर्च कर दूंगा, तो 90 करोड़ तू खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 10 करोड़। अब 10 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो बहुत निकलेगा, तो उसमें से 1 करोड़ का फायदा आएगा। बताइए 100 करोड़ कोई लगा के 1 करोड़ का फायदा सोचेगा। तो इसका मतलब एक्सपेंस कम होने चाहिए या विद इन द लिमिट होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है विद इन द लिमिट, और कहाँ पे लिमिट कहाँ बताया गया, पढ़ो। बता ही नहीं रहा कोई, है ना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका बताइएगा, ठीक है। TER द एक्सपेंस रेशियो, और हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। क्यों इनवर्स, अगर TER ज्यादा है तो रिटर्न कम होगा, और TER कम है तो रिटर्न ज्यादा होगा। ये लाइन नीचे लिखा हुआ इटैलिक में, जरा देखो तो, नहीं मिला है लोगों को।
ये लिख लो तो ऐसे जैसे मैंने लिखाया। तो कौन सा रिलेशन है इस दोनों के बीच में? डायरेक्ट है क्या? क्या वो वर्ड क्या बचपन में पढ़ते थे हम लोग? इनवर्स होता था, इनवर्सली और प्रोपोर्शन, एक और क्या होता था? डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो एक डायरेक्ट होता है, एक इनवर्स होता है। इनवर्स ही ना कि इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्स होता है शायद, है ना? इनवर्स रिलेशन, ये ना दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, मतलब उल्टा। क्योंकि अगर आपका टी आर ज्यादा है तो पक्का है कि खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो रिटर्न विल बी कम। एंड इफ द टी आर इज कम, रिटर्न विल बी ज्यादा। ये ना एग्जाम में ऐसे मत लिखना। चलिए हटाऊं। चलो आगे हो गया क्लियर? हटाऊं? अच्छा हाँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो सुनो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर मुझे यहां रोकना पड़ेगा इसको। कहा इसलिए तो याद दिलाए हैं आपको कि अब ये रुकना चाहिए, क्योंकि अब ये बोर कर रहा है ना? अच्छा बोर कर रहा है, पहले बताओ 3 चीजें पर क्वेश्चन आता है, बोलो कौन कौन सा है वो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 चीजों पे आता है? हाँ, एनएवी, एचपीआर और तुम्हारा यही है FEL और BEL। तो जल्दी से इसको कहीं पर लिख लो, NAV से पहले लिख लेना, जो तुम लोग को भी याद रहे कि अच्छा याद भी रहे। और बाकी मैं अभी लगे हाथ, अभी के अभी, यहीं के यहीं तुम लोग को 2 लिंक भेज रहा हूं, जरा अपने फोन में देखना पहुंचता है कि नहीं। अगर किसी को नहीं पहुंचा तो समझना मेरे ब्रॉडकास्ट में नहीं हो तुम। आज सुबह मैंने कॉपी करके रख लिया था। इसमें से एक वीडियो में मैं एकदम येलो येलो पहन के दिखूंगा। मेरी सिस्टर की शादी थी और उस दिन उसके यहाँ येलो किस दिन पहनते हैं? हल्दी। और उसी से उठ के मैं पहुंच गया था हल्दा, और पहुंचा और मैं ये क्लास लिया, फिर मैं गया क्योंकि उस समय CS के बच्चों का एग्जाम चल रहा था, और वो बड़ा काम आया, बड़ा शुभ रहा। जो जो मैंने उसमें पढ़ाया वो एग्जाम में आया। जरा देखो पहुंचा तुम लोग को? नहीं 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 पहुंचा। बहुत ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है बच्चा, इसका मतलब देख लिया मैंने। अगर आप लोग को नहीं मिला तो मुझे जल्दी से लिखिए कि सर मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए। आ गया? क्या लिखा हुआ? कितने वीडियो का लिंक है? 2 है ना? ये दोनों को आज ही कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो अगली क्लास में आके कोई भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दूंगा और फिर आपको बताना पड़ेगा। चलो आ गया सबको? जिसको नहीं आया मुझे मैसेज कीजिए ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के लिए। सबको मिल गया? आपको नहीं पहुंचा? अरे आप लिखो जल्दी, सर मॉड्यूल 2 में ऐड कीजिए, नहीं तो चक्कर फंस जाएगा। तो चलो हटाऊं? चलो जी, तो अब इसको म्यूचुअल फंड को यहीं रोकता हूं। अगली क्लास में मुझे लगता है एक क्लास में हो जाएगा। देखो तो एक क्लास में हो जाएगा ना? चलिए अब सुनिए, एक मैंने किया था तुम लोग को स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में। पहुंच जाइए स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर, बुक मत रखो अपने बैग में, स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में पहुंचिए। और वहां पे मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कराया था। पेज नंबर बताओ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक किया था। चलो जल्दी बताओ, इधर पढ़ते हैं, इधर लिखते हैं कि क्या क्वेश्चन था और आज उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है? ये ना, तो क्वेश्चन का मतलब क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट, और यहां पर क्या है? परफॉर्मेंस डेट। तो आज इसका पता चलेगा कहानी। चलो भाई अब मुझे याद दिलाओ, पेज नंबर क्या था बताओ तो? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पेज नंबर अलग अलग बुक में अलग अलग है। क्या है? 209 और कुछ 135, तो अलग अलग बुक में अलग अलग।
चलिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हुआ था मुझे बताओ, याद दिलाओ। पहले कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन कौन थे? इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी से सुन लो, एक बार याद करा दे रहा हूं। पहला पार्टी CS नीतीश कुमार जायसवाल, ये क्या था? विलिंग बायर। अच्छा दूसरी मिस तनीषा, ठीक है, विलिंग सेलर। चलो अब बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे और इसके बीच में? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? तुम उठ जाओ, खड़ी हो जाओ, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना अभी। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुमसे? अच्छा, अंडरलाइंग एसेट क्या था? अंडरलाइंग सिक्योरिटीज क्या था? वेदांता कंपनी। वेदांता ही या कुछ वेदांता का नाम भी था आगे? सिर्फ वेदांता का शेयर प्राइस था। चलो और बोलो, पहले बताओ क्या था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? क्या था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? था क्या था? नहीं, वर्ड क्या है पहले बताओ क्या है? स्ट्राइक प्राइस क्या था? स्ट्राइक प्राइस था ₹260। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या था? हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? थर्ड अगस्त को हुआ था। तो 3 अगस्त को, इधर सुनो, जो बच्चा नहीं भी जानता वो भी सुन लो, 3 अगस्त को मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 3 अगस्त के, मतलब 3 अगस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। परफॉर्मेंस डेट क्या था? 10 अगस्त, है ना? तो मैंने इनसे 3 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 अगस्त को यही शेयर, यही मतलब वेदांता का शेयर, जो उस दिन कितना का चल रहा था, तो उसका करंट मार्केट प्राइस क्या था उस दिन? 253। तो यही शेयर जिसका आज दाम है 253, 253, यही शेयर मैं तुमसे 10 अगस्त को 260 में खरीद लूंगा। और मैं ये सोच के ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इस शेयर का दाम 260 से ऊपर होगा, और जब 260 से ऊपर होगा तो मैं इससे महंगा चीज सस्ते में खरीद लूंगा। लेकिन इसने उल्टा सोचा था। इसने ये सोचा था कि ये शेयर का दाम शेयर मार्केट में 10 तारीख को 260 से कम होगा, तो अगर मैं शेयर मार्केट में शेयर बेचने जाऊंगी तो 260 से कम में बिकेगा। लेकिन इस आदमी को चूंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया है, तो इसको सस्ता शेयर मेरे से महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो इसका एक एंटीसिपेशन था और मेरा अपना एक एंटीसिपेशन था। अब यह देखना है कि किसका एंटीसिपेशन सही हुआ। अब मेरी बात जरा सुन लो पहले, कुछ ज्यादा खुश हो रहे हो तुम लोग, सुनिए। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कब हार जाऊंगा, मतलब CS नीतीश कुमार जायसवाल कब हार जाएंगे? अगर प्राइस 260 से कम रहा, क्योंकि अगर कम रहा तो मार्केट से मैं शेयर कम दाम पे खरीद लूंगा। लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से जो सस्ता शेयर है वो मुझे महंगा खरीदना पड़ेगा। तो अगर 260 से कम दाम आज चल रहा है तो मैं हार गया, और अगर 260 से ऊपर चल रहा है तो मैं जीत गया। अच्छा, चूंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है ये? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि क्या सच में 260, 253 या वेदांता का शेयर, या सच में ये सब होगा, या जो प्रॉफिट और लॉस का मार्जिन है सिर्फ वही डील होगा? अगर मैं आज हारा तो हारा हुआ अमाउंट मैं इनको दूंगा, और अगर मैं जीता तो छीन लूंगा, है? तो उसके लिए पहले मुझे जानना पड़ेगा कि वेदांता का शेयर का दाम क्या चल रहा है आज। बाकी मैं आपको बताऊं, हर बैच में मैं शेयर ट्रेडिंग सिखाता हूं, हर बैच में मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, 90% में हार जाता हूं। तो इस बार देखते हैं कि शायद इतिहास बदले और मैं जीत जाऊं। क्या मैं हार गया? नहीं, मुझे रुको, नहीं ऐसे नहीं, मुझे देखना पड़ेगा शेयर का दाम क्या है भाई। मैं भगवान से मना रहा हूं 260 से ऊपर हो, 260 से ऊपर हो, है ना? मंत्र बंद, ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम, शेयर का दाम हो जा 260 पार, है ना? ठीक है। और ये क्या कर रही होगी?
भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि 260 से कम हो जाए। ईम भ्रीम कोल्ड क्रीम। ठीक है, तो देखता हूं आंसर निकलता क्या है। कौन सी कंपनी थी? वेदांता शेयर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं हो। ये क्या है? 243। नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। 243 इज द आपका प्राइस ऑन परफॉर्मेंस डेट, तो ये एक्चुअल प्राइस है। और एक्चुअल प्राइस 243। अगर मैं आज मार्केट से शेयर खरीदूं तो कितने में मिलेगा? लेकिन चूंकि मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन पहले कर लिया था, अब यही शेयर जो 243 का है मुझे इससे कितने में खरीदना पड़ेगा? 260 में खरीदना पड़ेगा। तो मुझे लॉस लग रहा है। कितने रुपए का लॉस है? 243 माइनस 260 इज इक्वल टू -17। तो -17 मतलब 17 रुपए का मुझे क्या हो गया? लॉस। और 17 रुपए का इनको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो जिनको प्रॉफिट हुआ वो 17 रुपए का पार्टी देंगे। जो लॉस हुआ उसके लिए तो सिंपैथी है। अच्छा बताओ, मैं इनको 260, 243 वेदांता ये सब या पॉकेट से निकालूं 17 रुपया और इनको दे दूं? तो 17 रुपया मेरे पास, मेरे पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं रहता। फकीर हूं, झोला उठा के चलता हूं और निकल जाता हूं। पेटीएम में 0 रुपया है। अब देखो उसके लिए मुझे कुछ बेचना पड़ जाएगा 17 रुपया देने के लिए। तो मैं इनको अब 17 क्या दूं? 20 रुपया देता हूं। इधर थोड़ा स्टाफ को दिखाना कोई भाई। कोमल, 20 रुपया है तुम्हारे पास कैश? तो जरा देना, मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में विथ इंटरेस्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ। तुम भी कैमरा पे आ जाओ। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जायसवाल को किसने बर्बाद किया है ना? किसने इतना पैसा ले लिया है, किसने इतना पैसा लूट लिया है मेरे से, है ना? जल्दी से, तो जल्दी से। ये मोबाइल पे नजर डाली हुई है। कह रही अगर 17 रुपया नहीं दिया तो ये मोबाइल ले लूंगी, है ना? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा, है ना 20 रुपया? ना 20 ही देना। 50 देखो तो वापस नहीं करेगी ना, है ना? तो तुम कैसे जीत गई? ये तो मैं पूछना बनता है ना भाई। क्या अब मैं इससे पूछता हूँ ना, ऐसे थोड़ी है 20 रुपया दूंगा, ऐसे थोड़ी है। तुम कैसे जीत गई? सर उस दिन आपने बोला था आपकी किस्मत खराब है। अरे वाह 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 वाह। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने बुद्धि पर इसको विश्वास नहीं था, इसको मेरे बदकिस्मती पे पूरा विश्वास था, है कि नहीं? तो जल्दी से 20 रुपया दे दो यार, ये बच्ची परेशान हो रही है। अच्छा, छपाई हो रहा नोट का, रुक जाओ। 10-10 रुपये का 2 कॉइन दे दो और अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ भी दे दो। तो फाइनली ये जीत गई। कितना जीत गई ये? 20 रुपये जीत गई। तो ये 20 रुपये का फोटो तो कोई खींच ही नहीं रहा भाई, है ना? चलिए ठीक है, चलो। तो भाई फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? अब कुछ बच्चे मेरे बदकिस्मती को देखते हो, हमसे भी कीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हम भी कुछ कमाना चाहते हैं, है ना? पक्का? अच्छा, एक बात मैं बताऊं, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये मात्र इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए था। अगर आप ये सेबी के अप्रूवल और सेबी के सिस्टम के बिना करते हैं तो इसी को सट्टेबाजी कहते हैं। समझ में आया? तो ये काम नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे इलस्ट्रेशन देना था, इस वजह से। और 20 रुपया मैंने इनको एज ए गिफ्ट दिया है, बस। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस वेस भी हो सकता है कि हम चलो क्लास में सट्टेबाजी सिखा रहे हैं, तो तुम लोग आपस में शुरू मत कर देना, पिताजी का घर दांव पे लगा रहा हूं, है ना? ये सब कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये सब बात का ध्यान कर रखिएगा। ये महाभारत की तरह क्या हुआ था? महाभारत में नहीं क्या हुआ था? ऐसे गेम खेल के सब खराब। चौसर या फ्यूचर कॉन्टेंट में मालूम चला कि दांव पे लगा दिया किसी ऐसे को जिससे शादी हुई भी नहीं है कि नहीं? तो इस सब बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, तुम लोग कितने लोगों को ये प्रॉफिट देख के लालच आ गया कि अब हम भी आपस में करेंगे ऐसा? नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ठीक है? ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। किसका? सेबी का। आप उसके थ्रू करिए तो लीगल है, ऐसे करेंगे तो ये इलीगल है। समझ में आ गया?
तो अरे एक चीज पूछा नहीं, इससे इतना ढेर सारा पैसा का क्या करेगी? इतना ढेर सारा पैसा का क्या करोगी तुम? लोन देगी? सोच रही है फिक्स डिपॉजिट करा दूं जिससे कि आने वाले समय में इनके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो सके, है ये ना? चलिए जी, तो अच्छा लगा तुम, मुझे लगता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तुम समझ गए होगे, समझ गए। अच्छा, इसी में अगर ऑप्शन होता तो शायद मैं लॉस बचा लेता, नहीं बचा सकता था मैं। आपको याद नहीं, अगर मैं बायर और पुट ऑप्शन होता तो मैंने, सुनो, अगर मैं बायर ऑफ, क्या प्राइस बढ़ गया? कितना बढ़ गया? नहीं इतना से क्या, 50 पैसे का तो कहानी है। अब क्या उससे 50 पैसा लूं, अच्छा लगता है क्या? हाँ तो अच्छा एक बात बताइए आप, सुनिए मैं क्या बोल रहा था, अरे भूल भी गया, तुम बुलवा दी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर ये पुट ऑप्शन होता, अगर मैं बायर और पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन होता, तो आपको मालूम है मैं छोड़ सकता था ये, मैं जाने देता, मैं लैप्स करने देता, पर उसमें मेरा एक खर्चा होता, हाँ कॉल प्रीमियम। लेकिन देखिए, तो अब मुझे लगता है तुम ये भी समझ गए कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, और कभी कभी ऑप्शन बचा भी लेता है ना, कभी कभी ऑप्शन बचा भी लेता। अगर मैं ऑप्शन लिया होता तो मैं लेट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, अनपरफॉर्म्ड, लेट द कॉन्ट्रैक्ट अनपरफॉर्म्ड, बस यही कि मैंने उनको क्या दिया होता, कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम हो सकता है मैं 2 रुपया 5 रुपया दिया होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, और आज मैं ढेर सारा पैसा हार गया, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। अब कौन सी क्लास है?